हेलो एवरीवन, वेलकम टू प्रीलिम्स एनरिचमेंट प्रोग्राम। और दोस्तों, आज तो पहली ही क्लास है तो हम लोग बात करेंगे एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में। देखिए, एनवायरमेंट इकोलॉजी के बारे में बहुत सारा कंफ्यूजन भी होता है और बहुत सारी क्लैरिटी भी होती है। जिन बच्चों ने पहले सिलेबस देखा हुआ है, पीवाईक्यू एनालिसिस किया हुआ है, बेसिक जो टॉपिक्स अपने पढ़े हुए हैं, तो उनको तो रहती है पूरी क्लैरिटी कि क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। जिन्होंने अभी शुरुआत की है पहली बार, उनको रहता है एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए बहुत सारा कंफ्यूजन, क्योंकि क्वेश्चंस का नेचर जिस तरह से पूछा जा रहा है पिछले 2-3 सालों में बहुत ही अलग चेंज हो गया है, राइट। और हम जो सिलेबस ट्रेडिशनली पढ़ते हैं वो थोड़ा सा अजीब तरीके से रहता है, अलग तरीके से ट्रेडिशनल वे में हम लोग पढ़ाते हैं। तो चीज़ों को लेकर कंफ्यूजन भी है, चीज़ों को लेकर क्लैरिटी भी है, राइट। लेकिन क्योंकि हम लोग यहाँ पे सिर्फ प्रीलिम्स के लिए फोकस करने वाले हैं, तो हमारा कंटेंट भी प्रीलिम्स के पर्सपेक्टिव से होगा। और पिछले 8-10 सालों में जब हम लोग 2013 के बाद से स्पेशली बात करें, एनवायरमेंट इकोलॉजी का वेटेज बहुत ज़्यादा बढ़ गया है, क्योंकि IFS को जो एग्जाम है फॉरेस्ट सर्विस का, वो भी जो है सिविल सर्विस के साथ ही होता है, तो इसीलिए उसका वेटेज थोड़ा बढ़ गया, एग्रीकल्चर का और एनवायरमेंट इकोलॉजी का। तो उस पर्सपेक्टिव से ये जो सब्जेक्ट है ना, ये काफ़ी स्कोरिंग सब्जेक्ट है। लेकिन अगर सही मायने में बात करूं, उतना इंटरेस्टिंग नहीं है पढ़ने में। जिस तरह से पॉलिटी में मजा आता है, जिस तरह से ज्योग्राफी में मजा आता है, हिस्ट्री में मजा ले लेके पढ़ते हो, क्योंकि कहानियां बहुत सारी होती हैं वहां पे। एनवायरमेंट इकोलॉजी में बहुत सारी ऐसी स्टोरीज नहीं है जिसके थ्रू आप इसको बहुत अच्छे से इंटरेस्टिंग वे में समझ सको। तो उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ी आपसे मेहनत मांगता है। तो कुछ इस सब्जेक्ट के पॉजिटिव एस्पेक्ट हैं, कुछ नेगेटिव एस्पेक्ट हैं। जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे गए हैं, इसमें हम लोग थोड़ा उसके ट्रेंड एनालिसिस देखेंगे, हल्का सा सिलेबस को देखने की कोशिश करेंगे, बिकॉज अल्टीमेटली मैं मान के चल रहा हूं कि सिलेबस तो आपने अच्छे से देखा ही होगा। और सिर्फ सिलेबस के देखने से काम नहीं चलता है, उसको समझना भी बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस को समझेंगे और PYQs को देखेंगे, तब हमें आइडिया होता है कि यार ये जो पर्टिकुलर टॉपिक है, यहाँ से ऐसा क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। मैंने इस टॉपिक को किस पर्सपेक्टिव में पढ़ा हुआ है, कौन कौन सी डिटेल्स पढ़ी हुई हैं, एग्जाम में किस तरह से क्वेश्चंस आ रहे हैं, वो आपको तभी पता चलेगा जब थोड़ा सा हम अपने सिलेबस को PYQs के साथ अलाइन करके देखेंगे। तो हम जब आगे क्लासेस प्रोसीड करेंगे, तो हमारा जो कंटेंट है, जो पढ़ाएंगे हम लोग, उसी पर्सपेक्टिव से पढ़ाएंगे आपको। तो उसमें टेंशन लेने की रिक्वायरमेंट नहीं है, वो तो हमारा काम है, आपके बिहाफ पे हम लोग कर ही रहे हैं। बट आपको सिर्फ इतना देखना है कि क्लासेस में जो कंटेंट पढ़ाया जा रहा है उसको ध्यान से पढ़ें। एक बार में थोड़ा कम समझ में आ रहा है तो दूसरी बार वीडियो देख लें, आपके पास तो एक्सेस है। जो कंटेंट आपको दिया जाएगा उसको बहुत अच्छे से 2-3-4 बार अच्छे से पढ़ें, ताकि वो चीज़ें पूरी दिमाग में चली जाएं। उसके बाद फिर हम जो है उसके ऊपर करंट अफेयर अपना बिल्डअप कर सकते हैं, क्योंकि एनवायरमेंट इकोलॉजी में जिस तरह से क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं बहुत सालों से, 4-5 सालों से स्पेशली, करंट अफेयर की ओरिएंटेशन जो है काफ़ी बढ़ गई है। स्टैटिक पोर्शन जो है अभी उतना ज़्यादा नहीं पूछा जा रहा है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लास की। ठीक है, थोड़ा सा देखें प्रीवियस ईयर में किस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो अगर आप देखें तो 2014, 22, देन 10, 18, 15, 13, 11, 13 और 18। और ये क्वेश्चंस तो मैंने सिर्फ वो यहाँ पे आपके लिए निकाले हैं जो आप प्योर एनवायरमेंट इकोलॉजी से निकाल सकते हो। अगर आप जियोग्राफी के साथ एनालिसिस करके या फिर करंट अफेयर के साथ अलाइन करके जाएं, तो ये आपके कम से कम 5+ और हो जाएगा। तो एनवायरमेंट इकोलॉजी की बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस बढ़ गई है। कॉन्सेप्ट समझें, उसके पीछे की स्टोरी समझें, राइट। उसके बाद हम लोग जब करंट अफेयर बिल्डअप करते हैं तो हम उसको याद भी कर सकते हैं और डिफरेंट पर्सपेक्टिव में उसको समझ भी सकते हैं। तो अगर इसकी इंपॉर्टेंस देखें यार, ये 18 क्वेश्चंस बहुत ज्यादा होते हैं। 36 मार्क्स तो आपके यहीं से आ रहे हैं। पूरा ही आपका गेम चेंज कर दे रहा है वो, कट ऑफ के बाहर, कट ऑफ के अंदर। ये पूरा एक छोटा सब्जेक्ट है, लेकिन आपका जो है डिसाइड कर दे रहा है वो, आप कट ऑफ के अंदर या बाहर हो। बहुत होते हैं 18 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन बहुत होते हैं। 30 मार्क्स तो पॉलिटी के बराबर समझिए आप इसको, इतनी इंपॉर्टेंस है। इकोनॉमी के बराबर क्वेश्चंस आते हैं। 18 क्वेश्चंस देखें यहां पे, तो इसका वेटेज तो बहुत ज्यादा है, तो इंपॉर्टेंस तो इसकी बहुत ज्यादा है। लेकिन इसके साथ दिक्कत पता क्या है? दिक्कत यह है कि स्टूडेंट इस सब्जेक्ट को उतना टाइम देते नहीं, जबकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस अगर आप देखें वो बहुत ज्यादा है। आप इसे इकोनॉमी, पॉलिटी, हिस्ट्री उसके बराबर के मान के चल सकते हो। ज्योग्राफी से तो खैर प्रीलिम्स में तो क्वेश्चंस नहीं आ रहे हैं, बट पॉलिटी, इकोनॉमी के बराबर क्वेश्चंस आ रहे हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसमें टाइम जो है उतना ज्यादा हम लोग डिवोट नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हम ज्यादातर उन्हीं टॉपिक के पीछे पड़े रहते हैं। उसका रीजन ये भी हो सकता है कि मेंस में यहां से उस कंपैरिजन में उतने क्वेश्चंस नहीं आते हैं जितने हमारे ज्योग्राफी से या पॉलिटी से, इकोनॉमी से, स्टैंडर्ड सब्जेक्ट से आते हैं। तो शायद ये एक रीजन हो सकता है। बट प्रीलिम्स क्लियर करोगे भैया तभी तो मेंस दोगे ना, या फिर ऐसे सीधा मेंस लिखोगे जाके, वो तो नहीं है। तो अगर प्रीलिम्स के लिए हम लोग तैयारी कर रहे हैं तो फोकस बहुत ज्यादा हमें यहाँ पे करना पड़ेगा। तो जितना आज समय आप उनको डिवोट करें दूसरे सब्जेक्ट्स को, उतना ही आपको यहाँ पे भी देना पड़ेगा, क्योंकि नंबर ऑफ क्वेश्चंस तो उतना ही है।
तो ये एक इशू है इसके साथ, उतना टाइम हम इसको डिवोट करते नहीं है। एक दो बार पढ़ के सोचते हैं कि चलो हमें अंडरस्टैंडिंग हो गई है, एग्जाम में जब क्वेश्चन आता है तो फिर माथा पकड़ के बैठे रहते हैं, क्योंकि वो टॉपिक जो आपने पढ़ा है, जिस पर्सपेक्टिव से टाइम आपने दिया है, उससे क्वेश्चन सोल्व आपका हो नहीं रहा है, और वो पूरे का पूरा जो है आपका वो डेस्टिनी चेंज कर देता है, मेंस लिखोगे कि नहीं लिखोगे। तो टाइम जो है इसको ठीक ठाक देना है, जितना क्वेश्चन यहां से पूछा गया है। सोर्सेज के लेकर थोड़ा कंफ्यूजन रहता है, सर कहां से पढ़े, वो आज हम लोग क्लैरिटी आपको कर ही देंगे। कुछ स्टूडेंट जो है सिर्फ करंट अफेयर के फोकस करते हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी को लेके, और स्टैंडर्ड चीजें पढ़ते ही नहीं है। लेकिन जब तक बेसिक कॉन्सेप्चुअल क्लैरिटी नहीं आएगी, आप करंट अफेयर को बिल्डअप नहीं कर पाओगे। तो सोर्सेज के बारे में क्लैरिटी होना बहुत जरूरी है। कोई स्टैंडर्ड बुक मार्केट में, कोई शंकर आई से पढ़ रहे हैं, कुछ क्लास नोट से पढ़ रहे हैं, कोई न्यूज़पेपर से पढ़ रहे हैं, मैगजीन से पढ़ रहे हैं, यूट्यूब से तैयारियां कर रहे हैं, इंटरनेशनल जो वेबसाइट्स हैं उनको जाकर जो है सर्फ कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें बच्चे करते हैं। कंफ्यूज उतना ही ज्यादा होता है जितने ज्यादा सोर्सेज का रेफर कर रहे हो। तो इट्स बेटर कि थोड़ा जो रिसोर्सेज हैं उसको लिमिटेड रखें, बार बार रिवीजन करते रहें। सिलेबस को लेके भी कंफ्यूजन रहता है, क्या पढ़ना है जी, क्या छोड़ना है। डायनेमिक नेचर का होता है, क्योंकि तो करंट अफेयर बेस्ड काफी ज्यादा होता है, तो इसको हम लोग फोकस करते नहीं है। और मैं सही बताऊं तो क्योंकि स्कूल और कॉलेज में आपने एनवायरनमेंट बहुत ज्यादा पढ़ा नहीं है, क्योंकि ये सब्जेक्ट रिसेंटली बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंस में आया है। इवन कुछ साल पहले तक, 30-40 ईयर्स तक गवर्नमेंट्स को भी नहीं पता था कि ये टॉपिक इतना इंपॉर्टेंट है। पहली जो मीटिंग वर्ल्ड में हुई थी एनवायरमेंट इकोलॉजी को लेके, वो 1972 में हुई थी स्टॉकहोम में, 5 जून। और इसीलिए इस दिन एनवायरमेंट डे भी मनाया जाता है। यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंटल प्रोग्राम 1972 में स्टॉकहोम में सबसे पहली बार हो। इससे पहले तो गवर्नमेंट्स को भी नहीं पता था कि ये सिलेबस इतना इंपॉर्टेंट है सब्जेक्ट हमारे लिए। हमारी सर्वाइवल के ऊपर बात आ जाएगी कि भाई बचाओ अपने एनवायरमेंट को, नहीं तो डूबोगे सब लोग, डिजास्टर्स आएंगे, साइक्लोन्स आएंगे। पहले तो गवर्नमेंट्स को भी नहीं पता था। तो ये जो सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस है बेसिकली ऑल ओवर द वर्ल्ड, ऑन द गवर्नमेंट लेवल, एडमिनिस्ट्रेशन लेवल, इवन ऑन द साइंटिफिक लेवल, बहुत बाद में इंपॉर्टेंस हुई है। लेकिन 1972 में कुछ खास हुआ नहीं। फिर 1982 में मीटिंग हुई, उसके अंदर भी कुछ खास नहीं हुआ। फिर जब 1992 में अर्थ समिट हुआ, और इसे अर्थ समिट इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि यहां पे दुनिया के लगभग हर कंट्री के जो है रिप्रेजेंटेटिव आए थे। जब ब्राजील में हुआ रियो डी जेनेरियो में, क्योंकि 20 साल 1972 के बाद 20 साल तो ये समझने में ही लग गया कि भाई इंपॉर्टेंस है इस सब्जेक्ट की, इस पे ध्यान दीजिए। तो 1992 में जब पूरी दुनिया के लोग यहां पे आए, रिप्रेजेंटेटिव, साइंटिस्ट, एडमिनिस्ट्रेटर्स, पॉलिटिशियंस, सब आए यहां पे, इसलिए इसे अर्थ समिट भी कहा जाता है। पूरी दुनिया का समिट है। और ये एक ऐसा प्रोग्राम था 1992 के अंदर, एक ऐसा इवेंट हुआ जिसने पूरी दुनिया की आंखें खोल दी कि भाई कम से कम आप आपस में लड़ते रहिए, डजंट मैटर, लेकिन कम से कम यहां पे तो एक दूसरे के साथ बैठिए। यहां पे तो बैठना जरूरी है। इवन जैसे यूएसए, रशिया, जो कम्युनिस्ट गवर्नमेंट्स थी, जो डेमोक्रेटिक या कैपिटलिस्ट गवर्नमेंट्स थी, वो भी एक साथ आ गई कि उनको रियलाइज हुआ कि अगर आपने इस चीज के ऊपर अभी से फोकस करना शुरू नहीं किया तो आपका फ्यूचर खत्म। तो जब गवर्नमेंट्स इस इंपॉर्टेंस इतनी लेट समझी हैं, तो फिर बाद में हमारी यूनिवर्सिटीज के सिलेबस में आना धीरे धीरे जो है शुरू हुआ। कॉलेजेस के अंदर धीरे धीरे जो है इसको इंक्लूड किया गया, गवर्नमेंट पॉलिसीज के अंदर इसको धीरे धीरे इंक्लूड किया गया। तो ये सब्जेक्ट की जो इंपॉर्टेंस है ना, वो धीरे धीरे बढ़ी है। और यूपीएससी ने भी इसको 2011, 12, 13 के बाद रियलाइज करना शुरू किया कि ये इंपॉर्टेंट बहुत ज्यादा है। तो अगर आप देखेंगे यहां पे, इससे पहले कोई ज्यादा क्वेश्चंस नहीं आ रहे थे एग्जाम में, और यहां पे देखा अचानक से 22 क्वेश्चंस। जैसे ही सिलेबस चेंज हुआ, पैटर्न चेंज हुआ यूपीएससी का, 22 क्वेश्चन सीधा एकदम इन एंड आउट डिसाइड कर दे रहा है एक सब्जेक्ट। और इसके बाद लगातार जो है इस सब्जेक्ट की इंपॉर्टेंस जो है बहुत ज्यादा बढ़ी है और आगे भी बढ़ती रहेगी। क्योंकि अगर आप सिलेक्शन होते हो, एडमिनिस्ट्रेटर बनते हो, वहां पे आप जाते हो, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन हो, चाहे पॉलिसी मेकिंग हो, आने वाले 30-40 साल आप जब जॉब करोगे, गवर्नमेंट में रहोगे, तो आपसे ये उम्मीद की जाती है एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कि आप इस सब्जेक्ट को समझिए, इसकी सेंसिटिविटी को समझिए, इसकी इंपॉर्टेंस को रियलाइज करिए। इसीलिए इस सब्जेक्ट का वेटेज जो है इतना ज्यादा है। इंटरव्यू में इसके रिगार्डिंग बहुत सवाल पूछे जाते हैं। तो इसीलिए थोड़ा सा आपको इस पर फोकस करना है, इसको आपको हल्के में नहीं लेना है। ठीक है, हल्के में नहीं लेना, जो चीजें हो रही हैं अपने आसपास उसको समझना है। थोड़ा बोरिंग हो सकता है क्योंकि स्कूल कॉलेज में आपने बहुत ज्यादा इसको पढ़ा नहीं होगा शायद, लेकिन भैया वो कहते हैं ना कि जब ओखली में मुंह दिया तो फिर मूसलों से क्या डरना।
जब यूपीएससी की तैयारी करने आ ही गए हैं फिर कोई फर्क नहीं पड़ता, इंटरेस्टिंग हो चाहे बोरिंग हो। आपके किसी सब्जेक्ट के बोरिंग बोलने से काम नहीं चलेगा ना, यूपीएससी को नहीं पता है, क्योंकि बहुत सारे बच्चे उसी सब्जेक्ट को बहुत इंटरेस्टिंग मान रहे हैं जो आपको बोरिंग लग रहा है। तो अब चॉइस खत्म हो चुकी है, वो ऑप्शन कि ये बोरिंग है इसको मैं छोड़ दूं क्या, ये इंटरेस्टिंग इसे पढ़ लूं क्या, वो खत्म हो चुकी है चॉइस। अगर आप इसी चॉइस में अभी भी घूम रहे हो ना तो फिर तो आप रेस से वैसे ही बाहर हो गए, क्योंकि एटीट्यूड ही हमारा वो हो गया। तो पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ पढ़ना है। आपका जॉब है, ये काम है, इसमें इंटरेस्ट और नॉन इंटरेस्ट की तो बात ही खत्म हो चुकी है। दिस इज योर जॉब। हमारे पेरेंट्स भी तो जॉब करते हैं ना। हमारी मदर को थोड़ी ना सुबह 4 बजे 5 बजे उठ के रोज उठना अच्छा लगता है हमारे लिए, खाना बनाना, हमें स्कूल के लिए कॉलेज के लिए तैयार करना, नहीं, बट इट्स देयर जॉब। और अपनी जॉब के लिए ऑनेस्ट हैं, काम कर रहे हैं। डिसिप्लिन ज्यादा जरूरी है कि ये मोटिवेशन आएगा जब मुझे चीजें इंटरेस्टिंग लगेंगी तभी मैं पढ़ाई करूंगी या करूंगा, वो दिन तो बहुत लेट आता है, तब तक रेस से बाहर हो चुके हो। तो इट्स अ जॉब, इट्स अ जॉब। हाँ, सैलरी आपको कुछ साल के बाद मिलना शुरू हो जाएगी जब अगर सिलेक्शन होगा, बट जॉब आपकी स्टार्ट हो चुकी है। तो बोरिंग हो इंटरेस्टिंग हो तो वो सवाल तो बाहर निकाल ही दो। एडवांटेज इस सब्जेक्ट का मैंने आपको बता ही दिया है, सिलेबस उतना ज्यादा वास्ट नहीं है तो हम इसको जल्दी कवर कर सकते हैं। कम टाइम में ज्यादा नंबर आपको मिल सकते हैं क्योंकि सिलेबस ज्यादा है नहीं तो जल्दी कवर हो जाता है। वेटेज आपने देख ही लिया, बहुत ज्यादा वेटेज है इसके सिलेबस और टाइम के हिसाब से। कंटेंट आपको प्रोवाइड करवाया ही जा रहा है और आजकल तो कंटेंट काफी अच्छे से कैटेगराइज वे में और ऑर्गेनाइज वे में आपको मिल ही जा रहा है। तो वो सब चीजें हम लोग डेफिनेटली यहाँ पे करेंगे। कहां से पढ़ना है ये डाउट अभी आपका क्लियर कर देता हूं। प्रीलिम्स हो चाहे मेंस हो, ठीक, सोर्सेज आपको यही फॉलो करने हैं, इससे बाहर नहीं जाना है। इसके साथ साथ टेस्ट सीरीज वगैरह लगाएंगे, वो तो ऑफ कोर्स पार्ट है ही, बट वो सोर्स का पार्ट नहीं है। वो आपने जो पढ़ा हुआ है ना उसका एप्लीकेशन पार्ट है, उसके इफेक्ट को बढ़ा रहा है जो आप टेस्ट सीरीज वगैरह लगा रहे हो। लेकिन सोर्सेज आपने यही करने हैं। सोर्सेज के लिए सबसे बढ़िया तरीका होता है जो अगर आप क्लास कर रहे हो कोई, और क्योंकि आप तो क्लास कर ही रहे हो, क्लास को बड़ा ध्यान से करिए। क्लास करते हुए आपको कोई डाउट नजर आए तो आपके पास जो डाउट फॉर्म तो होता ही है, आप उसके अंदर डाउट लिखिए। सैटरडे या संडे को आपकी डाउट क्लास होती है तो मैं आपके पर्सनली डाउट भी ले सकता हूं, तो वो भी टेंशन आपकी खत्म हो गई। तो क्लासेस को अपना जो है आप प्राइमरी जो है सोर्स ऑफ नॉलेज, सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन मान के चलेंगे। इसके अगर आप खुद से नोट्स बनाते हैं तो वो तो बहुत ही अच्छा है। देखिए मेंस के लिए तो आपको खुद के नोट्स बनाने ही रहते हैं। अगर आप खुद के क्लास के साथ साथ नोट्स बना रहे हो तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर क्लास को 2 बार देखने के बाद जो आपको नोट्स दिए जा रहे हैं उनको भी पढ़ लेते हो तो वो भी अच्छा है। वो स्ट्रेटेजी आपकी है, समझना आपको है, आपको कौन सा तरीका बेटर लगता है। क्योंकि हमारा एक तरीका होता है पढ़ाई करने का जब हम स्कूल से लेके आज तक, तो उस तरीके को थोड़ा सा अगर आप फॉलो करना चाहते हो, कोई भी टाइम अभी आपके पास थोड़ा ज्यादा है नहीं है, नोट्स बना सकते हो तो वेल एंड गुड है। पहले बना रखे हैं तो उसको थोड़ा अपडेट करते रहें। बिल्कुल स्टार्टिंग से बनाना चाहते हो तो क्लासेस के साथ साथ बना सकते हो, ठीक है। और उसी को अपना जो है प्राइमरी चीज हम लोग मान के चलेंगे। उसके अलावा एनसीईआरटी आपको कहां से पढ़नी है, तो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री की हमारी एक एनसीईआरटी होती है 11th स्टैंडर्ड की केमिस्ट्री के अंदर, एक चैप्टर होता है एनवायरमेंट केमिस्ट्री। तो यहां से जो है ठीक ठाक कंटेंट आपको मिल जा रहा है, बट अभी तो आपको मैं रिकमेंड नहीं करूंगा, टाइम उतना ज़्यादा नहीं है। लेकिन अगर आपके पास थोड़ा टाइम है, आपने इससे पहले अपना ऑप्शनल तैयार किया हुआ है या बाकी सारे पेपर तैयार किए हुए हैं, ठीक ठाक आंसर राइटिंग प्रैक्टिस की हुई है, तो आप इसको भी रेफर कर सकते हो। उसके अलावा हमारे पास 12th की एक एनसीईआरटी होती है बायोलॉजी की, जिसके अंदर लास्ट 4 चैप्टर हैं इकोलॉजी वाले। ये तो हम लोग क्लास में कवर कर ही लेंगे पूरे का पूरा, तो टेंशन नहीं है। फिर भी अगर आपको कि अगर रीडिंग स्पीड थोड़ी ठीक ठाक है, आप इसको एक दिन में क्या, आप इसको 3-4 घंटे में दोनों एनसीईआरटी को खत्म कर सकते हो। रीडिंग स्पीड ठीक ठाक है, अगर स्लो है तब भी एक दिन लगेगा, दोनों को कवर करने में आसानी से कवर हो जाएगा, टेंशन नहीं है। उसके अलावा भाई करंट अफेयर तो अपने आपको अपडेट करना ही है, न्यूज़पेपर, इंटरनेट वगैरह से, ठीक है। और मैगजीन वगैरह जो भी हम लोग पढ़ते हैं, तो करंट अफेयर का आप अपडेट रखें। खुद के नोट्स अगर आप बनाए हैं तो वेल एंड गुड है। उसके अलावा इंडिया ईयरबुक के अंदर जो एनवायरमेंट और जियोग्राफी वाले चैप्टर्स होते हैं वो आप डेफिनेटली कवर करें। और यार बहुत सारी कॉमन सेंस भी रिक्वायरमेंट होती है। वो कहते हैं ना कि ये कोई स्कूल और कॉलेज का एग्जाम नहीं, क्या आपने बुक पे रट्टा मारा, वो क्वेश्चंस का पैटर्न आपको पहले पता ही होता है कैसे क्वेश्चंस आते हैं हर साल, जिस तरह से कॉलेज स्कूल में पूछे जाते हैं, रट्टा मारोगे एग्जाम में जाओगे, एक रात पहले पढ़ के लिख लोगे, क्योंकि वहां पे ये चीजें चलती नहीं है। यहाँ यूपीएससी के अंदर यहाँ तो अपने आपको आंख कान सब खुले रखने पड़ते हैं, सब देखना पड़ता है भाई आपके आसपास क्या हो रहा है। एनवायरमेंट के रिगार्डिंग कौन सी कन्वेंशन हुई तो क्यों हुई, उसके अंदर किस किस ने पार्टिसिपेट किया, किस किस का क्या कंट्रीब्यूशन रहा, वहां पे क्या डिबेट्स हो रही हैं, और वो जब इंटरनेशनल कन्वेंशंस हो रही हैं हमारी कंट्री में उसके लिए क्या किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है,
क्या रीजन है, क्या क्या दिक्कतें हैं उसको इंप्लीमेंटेशन करने में, क्यों गवर्नमेंट्स एनवायरमेंट को लेके बातचीत करती हैं लेकिन इंप्लीमेंटेशन ग्राउंड पे बहुत कम होता है, कुछ तो दिक्कत होगी। वो चीजें जब आप उस पर्टिकुलर प्रैक्टिकल तरीके से जो है कवर करोगे ना, आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि अल्टीमेटली ये हमें इंपैक्ट करेगा, हमारी पर्सनल लाइफ को भी इंपैक्ट करता है, हमारी सोशल लाइफ को भी इंपैक्ट करता है। तो थोड़ा सा मैच्योर तरीके से अगर इसको समझेंगे, पढ़ेंगे, थोड़ा सा ना दिमाग खुला रखेंगे, तब ये समझ में आएगा। तो बहुत सारी कॉमन सेंस से भी एग्जाम में बैठ के क्वेश्चन सॉल्व होते हैं, बट अनफॉर्चुनेटली कॉमन सेंस उतनी कॉमन है नहीं। हम ज्यादातर वही लिखी हुई लाइनें पे रट्टा मार के उसी से क्वेश्चन सोल्व करने की कोशिश करते हैं, बट ऐसा होता नहीं है। बहुत बार आपकी मैच्योरिटी लेवल के ऊपर भी डिपेंड करता है। आप अगर एग्जाम में एंक्सियस हो जाते हो, प्रेशर में आ जाते हो, तो बहुत सिंपल साधारण क्वेश्चन भी गलत हो जाता है। ठीक है, तो थोड़ा सा अपने आप को ठंडा रखना है, आपने जो सोर्सेज पढ़े हैं उनके ऊपर बिलीव रखना है, आपने ऊपर बिलीव रखना है। टेस्ट सीरीज आपने खूब ज्यादा लगानी है, जितनी हो सके लगाइए, ठीक है, क्योंकि जितनी ज्यादा टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपके कॉन्सेप्ट उतने ही ज्यादा क्लियर होंगे। तो ये चीजें हम लोग यहाँ पे डेफिनेटली करने वाले हैं। थोड़ा सा सिलेबस को देख लेते हैं, वैसे तो आपने देखा ही होगा तो मैं ज्यादा फोकस करूंगा भी नहीं। अगर यूपीएससी की बात करें, देखिए यूपीएससी क्या कह रहा है भैया, जनरल इश्यूज ऑन द एनवायरमेंट, इकोलॉजी, बायोडाइवर्सिटी, क्लाइमेट चेंज दैट डू नॉट रिक्वायर सब्जेक्ट स्पेशलाइजेशन। मतलब ज्ञानी नहीं बनना है, स्पेशलिस्ट नहीं बनना है, एक पढ़ा लिखा इंसान होने के नाते, एक अवेयर सिटीजन होने के नाते, एक जिम्मेदार नागरिक होने के नाते इस देश का, इस दुनिया का, आपको उतनी समझ होनी चाहिए कि एनवायरमेंट, इकोलॉजी, हमारी सराउंडिंग में जो चेंजेस हो रहे हैं क्यों हो रहे हैं, क्या वो चेंजेस हैं, कैसे मुझे इंपैक्ट कर रहे हैं, कैसे फ्यूचर जनरेशन को इंपैक्ट करेंगे, और एज एन इंडिविजुअल, एज अ पर्सन आपकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उसको इंटैक्ट रखने के लिए उसको कंजर्व कैसे करें। यही छोटी छोटी चीजें हैं। तो आपको स्पेशलाइजेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, कोई पीएचडी नहीं करनी है एनवायरमेंट इकोलॉजी में। जनरल अवेयरनेस भी रखेंगे तो भी आप जो है इस सिलेबस को आराम से कवर कर सकते हो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट कर सकते हो। ये यूपीएससी कह रहा है, खुद कह रहा है, तो आप उसके अकॉर्डिंग चलिए। सिलेबस की बात करें तो देखिए, जब हम लोग यूपीएससी में एनवायरमेंट इकोलॉजी की बात करते हैं ना, तो जो ट्रेंड रहा है उस ट्रेंड के पर्सपेक्टिव से, उस सिलेबस के पर्सपेक्टिव से उसको दो हिस्सों में यूजुअली हम लोग डिवाइड कर सकते हैं। एक तो होता है जी कन्वेंशनल ट्रेडिशनल वे, ठीक है, ये स्टैटिक पोर्शन होता है, ये ज्यादातर पोर्शन आपका बायोलॉजी का होता है बेसिकली, ठीक है, ये बायोलॉजी का ऑप्शन होता है। दूसरा होता है जी नॉन कन्वेंशनल और डायनेमिक, मतलब जो करंट अफेयर वाली चीजें हैं, जो एप्लीकेबल जो होती हैं चीजें हमारे ऊपर, एप्लीकेशन वाला पार्ट है, और ये चीजें आती हैं। ट्रेडिशनली बात करें तो ये टॉपिक थोड़ा आपको बोरिंग लग सकता है क्योंकि काफी स्टैटिक सा होता है, बट कोशिश करेंगे क्लास में इसको इतना बोरिंग ना बनाएं, ठीक है, जितनी ये क्लास चल रही है थोड़ा इंटरेस्टिंग बनाने की कोशिश करेंगे, बट फिर भी ठीक है, स्टैटिक सा होता है, इसके अंदर कोई ज्यादा चेंजेस होते नहीं हैं। इनके अंदर जो चेंजेस होते हैं वो यहां आपको देखने को मिलते हैं इस पार्ट के अंदर। तो यहाँ पे हम लोग सिंपल सी चीजें पढ़ते हैं, एक इकोसिस्टम का क्या मतलब होता है, इसे कितने पार्ट होते हैं, इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी कैसे फ्लो करती है, फूड वेब क्या होता है, फूड चेन क्या होता है, इकोटोन का कॉन्सेप्ट क्या होता है जी, सक्सेशन क्या होता है, कितने तरह के इकोसिस्टम हमारे पास होते हैं, पोल्यूशन के बारे में थोड़ा पढ़ते हैं, बायोडाइवर्सिटी के बारे में पढ़ते हैं। तो ये थोड़ी थोड़ी सी चीजें हैं जो हम लोग ट्रेडिशनल वे में पढ़ते आए हैं, और कुछ साल पहले तक इसके ऊपर यूपीएससी का काफी फोकस होता था, स्टैटिक पार्ट के ऊपर। बट पिछले 4-5 सालों में ट्रेंड हुआ है चेंज, और बात पहुंच गई यहां से यहां। आज के टाइम में आपको जो 70% क्वेश्चंस मिलेंगे इस सब्जेक्ट से, वो आपको यहां से मिलेंगे, 30% क्वेश्चन यहां से मिलेंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप सिर्फ यही पढ़ते रहिए, ये छोड़ें। जब तक आपको ये समझ में नहीं आएगा ना, आप इसको पढ़ भी नहीं पाओगे, क्योंकि ये फाउंडेशन क्रिएट कर रहा है आपके लिए, ये उसका एप्लीकेशन पार्ट आपको बता रहा है, हम उसके लिए क्या कर रहे हैं एनवायरमेंट इकोलॉजी के लिए। तो क्लाइमेट चेंज तो इससे बड़ा तो मुद्दा कोई हो ही नहीं सकता। क्लाइमेट चेंज, ओजोन डिप्लेशन, अगेन इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से हैं, क्योंकि ये सब्जेक्ट नया है, गवर्नमेंट्स ने जो इंस्टीट्यूशंस बनाए हैं बहुत पुराने नहीं हैं, नए हैं, तो इसलिए जो नई चीज होती है आपको पूछता है हमेशा, वो नए नए इंस्टीट्यूशन रोज क्रिएट होते हैं। कभी कभी इंटरनेशनल लेवल पे मल्टीनेशनल जो मल्टीलेटरल होते हैं, कभी कभी बायलेटरल होते हैं, कभी कभी ट्राइलेटरल होते हैं। आज के टाइम में अगर कोई प्राइम मिनिस्टर या प्रेसिडेंट, दो नेशंस के रिप्रेजेंटेटिव आपस में बात कर रहे हैं,
तो आप ये मान के चलिए एनवायरमेंट इकोलॉजी का जो टॉपिक है वो उनके सेंटर में होता है ऑलमोस्ट। तो अगर मोदी जी कहीं विजिट कर रहे हैं, अगर कोई और रिप्रेजेंटेटिव हमारी कंट्री में विजिट कर रहा है, तो एनवायरमेंट इकोलॉजी उनके बिल्कुल सेंटर में है। वो कोई ना कोई या तो इंस्टीट्यूशन नया बनाएंगे या फिर एग्जिस्टिंग इंस्टीट्यूशन है उसके अंदर कुछ ना कुछ और ऐड करेंगे, वो आपको पता होते रहना चाहिए, विच इज अ पार्ट ऑफ करंट अफेयर। ठीक है, एक्ट्स एंड पॉलिसी बनाई जाती हैं, कई नई नई ऑर्गेनाइजेशन कौन सी हैं, नई नई कन्वेंशंस कौन सी हुई हैं, और टर्मिनोलॉजी, बहुत सारे जो न्यूज़पेपर वगैरह पढ़ते हैं तो डिफरेंट टर्मिनोलॉजी, जैसे इकोटोन, कीस्टोन स्पीसीज, ये सभी टर्मिनोलॉजी है, एग्जाम में पूछा जाता है, आपको पता होनी चाहिए। तो ये ट्रेडिशनल और नॉन ट्रेडिशनल दोनों तरीके से हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, हालांकि यूजुअली क्लासेस में पहले बहुत सारे टीचर्स ये भी करवा देते हैं, लेकिन हम लोग जो जनरली जो ट्रेडिशनल वे है बेसिकली यहाँ से शुरू करेंगे, क्योंकि भाई बिना नींव के आप बिल्डिंग नहीं बना सकते, तो हम लोग ये करने वाले हैं। हल्का सा सिलेबस अगर थोड़ा आपको मैं बताऊं, वैसे तो आपको पता ही होगा। तो शुरुआत में हम लोग जो है इकोलॉजी का इंट्रोडक्टरी कॉन्टेक्स्ट क्या होता है, एनवायरनमेंट के फीचर्स क्या होते हैं, कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सर जी इकोलॉजी क्या होती है, वो सब चीज़ें पढ़ते हैं। इकोसिस्टम के बारे में भी, इसकी डेफिनेशंस क्या है, इसके कंपोनेंट्स क्या क्या है, बायोटिक, एबायोटिक, थोड़े एग्जांपल्स वगैरह देखेंगे। बायोजियोकेमिकल साइकिल क्या होता है, हमारी इकोलॉजी इकोसिस्टम के अंदर एनर्जी कैसे फ्लो करती है, न्यूट्रिएंट्स कैसे फ्लो करते हैं, वो थोड़ा हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। फिर थोड़ा डैमेज की बात करें, हमारा एनवायरमेंट इकोलॉजी डैमेज कैसे हो रही है, जिसके अंदर हम लोग पोल्यूशन की बात करेंगे, क्लाइमेट चेंज की बात करेंगे, ग्रीन हाउस गैसेज भी हमारे लिए बहुत जरूरी हैं, इनकी इंपॉर्टेंस क्या है, और अगर ग्रीन हाउस गैसेज ज्यादा हो जाएं तो उसका नुकसान भी क्या क्या है। तो ये कुछ हम लोग यहाँ पे पढ़ेंगे। इकोसिस्टम का टाइप्स वगैरह बिल्कुल जनरल सी चीजें होती हैं, इसमें कुछ ज्यादा करने को रहता नहीं, हम लोग इसको करेंगे। बायोस्फीयर जो है कितने टाइप के होते हैं, बायोस्फीयर का मीनिंग क्या होता है, इंटरनेशनली ग्लोबली हमारे पास कितने बायोस्फीयर हैं, बायोम्स हैं, इंडिया के अंदर कौन कौन से बायोम्स हैं, इसका मतलब क्या होता है, बायोडायवर्सिटी के कितने टाइप होते हैं, इसको कैसे कंजर्व किया जा सकता है, कौन कौन से तरीके होते हैं बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के, कैसे बायोडायवर्सिटी ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम चेंज हो रही है, इंडिया में बायोडायवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए कौन कौन से स्टेप्स लिए गए हैं, इंटरनेशनली कौन कौन से लिए गए हैं, वो सब चीजें हम लोग यहाँ पे पढ़ते हैं। कंजर्वेशन को लेके IUCN, रेड लिस्ट वगैरह सब हम लोग यहाँ पे देखेंगे। ठीक है, पोल्यूशन डिग्रेडेशन की बात करें तो लैंड पोल्यूशन, एयर पोल्यूशन, मरीन पोल्यूशन, दुनिया भर के पोल्यूशन है, सबको हम लोग थोड़ा थोड़ा करके देखेंगे। ई वेस्ट वगैरह वो सब हम जो है वहां पे कवर करते हैं। क्लाइमेट चेंज तो ऑफकोर्स डायनेमिक पार्ट है, तो ये तो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। एक्चुअली देखें आपको, क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन, अगर एग्जाम में 15 क्वेश्चन आए हैं तो मान के चलिए 10 क्वेश्चन क्लाइमेट चेंज और पोल्यूशन के आसपास घूमते हैं, क्योंकि ये दोनों से हमें डेंजर है, दोनों ही हमें नेगेटिवली इंपैक्ट करते हैं, और इनके नेगेटिव इंपैक्ट को काउंटर करने के लिए जो है सब पॉलिसीज बनाई जा रही हैं, तो ये बहुत जरूरी है। उसके अलावा वेस्ट मैनेजमेंट की बात करें तो ई वेस्ट वगैरह हम लोग सब ये कवर करेंगे। इट्स गोइंग टू बी पार्ट ऑफ द करंट अफेयर ऑल्सो। ठीक है, देखो वैसे तो PYQs करने का फायदा तब होता है जब हमने क्वेश्चंस पहले टॉपिक्स पढ़े हों, अच्छे से समझे हों, बट थोड़ा अगर हम लोग देखें, आपको मैं बताता चलो, जो सोर्सेज हम लोगों ने पढ़े हैं, क्या वहां से क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे? क्या NCERT से, क्लास से, न्यूज़पेपर से, करंट अफेयर से, क्या एनवायरमेंट इकोलॉजी के सारे क्वेश्चंस हो जाएंगे? अब ये बहुत बड़ा सवाल है। इसका जवाब हां भी है और इसका जवाब ना भी है। पहली बात, प्रीलिम्स में हमें 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन सोल्व करने नहीं होते, जो कि हमारा टारगेट भी नहीं होता। हाँ, मेंस में आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं, तो हमारा वो टारगेट होता है, इसलिए मेंस में छोटी छोटी चीजें भी करके चलते हैं। प्रीलिम्स में हमारा टारगेट मैं पहले आपको बता चुका हूं, 80% अगर क्वेश्चंस करके आ रहे हो, 70 to 80% अगर आपकी एक्यूरेसी है, 100% एक्यूरेसी भी नहीं बात कर रहा हूं मैं, 70 to 80% भी एक्यूरेसी है, एंड इफ यू आर एबल टू अटेम्प्ट 80% ऑफ द क्वेश्चंस, आप प्रीलिम्स के अंदर हो। ठीक, तो कितना मर्जी PhD कर लीजिए, जो UPSC आपसे एक्सपेक्ट करता नहीं है, 100 आउट ऑफ 100 क्वेश्चन तो किसी सब्जेक्ट के होने बहुत मुश्किल हो जाते हैं, चाहे आपका ऑप्शनल भी क्यों ना हो। बट फिर भी जो सोर्सेज मैंने आपको बताए हैं, क्लासेस अगर आप अच्छे से कर लेते हो, उसके साथ साथ करंट अफेयर अपडेट रखते हो, प्रॉपर टेस्ट सीरीज अगर आप लगा रहे हो, तो मान के चलिए अगर 15 क्वेश्चंस आते हैं तो 12-13 क्वेश्चंस को आप करने की अच्छी पोजीशन में होंगे। रिवाइज ठीक ठाक किया है तो शायद एक आधा क्वेश्चन और भी कर लोगे विद गुड एक्यूरेसी। तो इतना अगर आप कर लेते हो तो प्रीलिम्स वैसे रुकेगा नहीं आपका। ठीक है, बट करना तो आपको ही पड़ेगा। तो जैसे बायोडायवर्सिटी से यहां से क्वेश्चन पूछा गया 2011 के अंदर, बहुत सिंपल साधारण क्वेश्चन है, NCERT से ही हो जा रहा है। ठीक है, बायोडायवर्सिटी फॉर्म्स द बेसिस ऑफ ह्यूमन एग्जिस्टेंस इन द फॉलोइंग वे, मतलब ये पूछ रहा है कि भैया बायोडायवर्सिटी की आपके लिए इंपॉर्टेंस क्या है,
सीधा क्वेश्चन ये पूछ रहा है बेसिकली, इंपॉर्टेंस ऑफ बायोडाइवर्सिटी। तो बायोडाइवर्सिटी सॉइल फॉर्मेशन, बिल्कुल। सोइल इरोजन को प्रिवेंट करता है, बिल्कुल। वेस्ट को रिसाइकिल करता है, जी बिल्कुल। क्रॉप्स के लिए पॉलिनेशन करता है, बिल्कुल। अरे हमारी जो बीज होती हैं, बटरफ्लाईज होती हैं, पॉलिनेशन करती है ना, तो वो क्या है, पार्ट ऑफ बायोडाइवर्सिटी ऑल्सो। कितना आसान सा क्वेश्चन है। क्या इसके लिए आपको स्पेशलाइजेशन चाहिए? क्या इसके लिए आपको पीएचडी चाहिए? ऑफ कोर्स नॉट। सिंपल साधारण, अगर आप ठीक ठाक पढ़ाई कर रहे हो, एक अवेयर सिटीजन हो, आंख कान खुले रखते हो, देखते हो आपके आसपास क्या चीजें हैं आपको इंपैक्ट कर रही हैं, क्वेश्चन बिल्कुल सोल्व हो जाता है। यूपीएससी खुद आपको कह रहा है भैया स्पेशलाइजेशन करना ही नहीं है। Which one of the following is not a site in situ method conservation? ये भी बायोडाइवर्सिटी की बात कर रहा है कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व करें। इनमें से कौन सा वो मेथड है जो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के लिए यूज होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन। अब ये इन सिटू की बात कर रहा है, इसका मतलब हमारे पास बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के कई सारे मेथड होते हैं। एक एक्स सिटू होता है, किन सिटू होता है। जैसे जंगल के अंदर शेर पाए जाते हैं, अब उनको थ्रेट है, तो आप शेरों को दो तरीके से प्रोटेक्ट कर सकते हो। या तो उस जंगल की चार दीवारी करें, वहीं पे कंजर्व करें उनको जो थ्रेट है उस थ्रेट को एलिमिनेट करें, एक तो ये तरीका है। दूसरा तरीका ही है कि वहां पे जो 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 जो, जो शेर है, लायन है, टाइगर है, उसको पकड़ के लेके जाएं, उसको किसी कंजर्वेशन सेंटर में डालें, उसको जू में डालें या कहीं ब्रीडिंग सेंटर में डालें। दोनों तरीके हो सकते हैं। तो बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व करने के दोनों तरीके हैं, इन सिटू और एक्स सिटू, मतलब ऑन द साइट या साइट के बाहर। अब ये आपसे पूछ रहा है, सिंपल साधारण सा क्वेश्चन है, क्लास वगैरह से आप कर रहे हो, एनसीईआरटी वगैरह कर रहे हो, आराम से वहां से सोल्व हो जाता है। वेरी सिंपल क्वेश्चन, कुछ ज्यादा डिफिकल्टी उसमें है नहीं। ठीक, अब ये देखिए, ये क्वेश्चन वैसे तो आसान है, लेकिन देखा जाए तो बहुत डिफिकल्ट है। क्योंकि पहले क्वेश्चंस कैसे आ रहे थे, अगर आपको एक दो ऑप्शन अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे हो तो भी आप ठीक ठाक ऑप्शन पे, राइट ऑप्शन पे पहुंच जाते थे। अब वो जो है यूपीएससी ने पैटर्न चेंज कर दिया। तो जो पुराने हमारे बुजुर्गों के तरीके होते थे कि अगर आप एक एलिमिनेट कर लिया तो यू विल फाइंड द राइट आंसर, तो वो थोड़ा तरीका भी यूपीएससी ने कर दिया है चेंज। तो अभी आपको थोड़ा मेमोराइजेशन ज्यादा करना पड़ेगा, ये बात तो है। तो अभी आपको हर साइट के बारे में पता होना चाहिए, सर ये कहां है। पहले ऐसा नहीं था, पहले अगर दो भी अगर आप एलिमिनेट कर पा रहे थे तो सही क्वेश्चन तक पहुंच जाते थे। अब वो ऐसा पूछ ही नहीं रहा आपको, अब 1 पेयर 2 पेयर 3 पेयर ऐसे सवाल पूछ रहा है। तो अभी आपको थोड़ा रिवीजन ज्यादा मांग रहा है वो, क्योंकि रिवीजन जितना ज्यादा करोगे मेमोराइजेशन बेटर होगा, एग्जाम में आप एग्जैक्ट इंफॉर्मेशन को रिटेन कर पाओगे। ठीक है, तो ये थोड़ा जो मेथड चेंज हुआ है, तो मेहनत थोड़ी बढ़ गई है। और मुझे पता अगर आप यहां तक पहुंचे हो तो आप मेहनत करने से तो नहीं डर रहे होंगे। ठीक है, मेहनत करने से नहीं डरना है। ठीक, कोई आपको बोले कि बेटा 10 घंटे पढ़ो, तो सर हम तो 12 घंटे पढ़ेंगे। 5 घंटे पढ़ो, हम तो 7 घंटे पढ़ेंगे। ठीक है, एक कदम आगे रहो, क्योंकि अगर बेटा आप नहीं पढ़ रहे हो ना, कोई और पढ़ रहा है, कंपटीशन है बहुत टफ। आपने हल्का ही जैसे पतंग को ढील दिया तो काट के कोई और ले जाएगा, पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि लिमिटेड सी तो सीट्स हैं। इंडिया के सबसे ब्राइट ब्रेन्स यहां पे काम कर रहे हैं, समझ रहे हो। उनकी लाइफ में कुछ है नहीं, ना उनके दोस्त हैं, ना उनके पास कोई डाइवर्जन है, 24 घंटे इसी काम में लगे हुए हैं। उनके साथ कंपटीशन है। कोई एमएनसीज की जॉब छोड़ के आया है, बहुत अच्छे स्कूल कॉलेज से पढ़ के आए हैं, कुछ ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उनके साथ कंपटीशन है। डरा नहीं रहा हूं, रियलिटी बता रहा हूं। तो अगर उनके साथ कंपटीशन करना है तो आपने बेस्ट से काम नहीं चलेगा, बेस्ट से आगे जाना पड़ेगा। क्या पता होगा बेस्ट 4 घंटे का हो, तो 4 घंटे से क्या सिलेक्शन हो जाएगा, सिलेबस कवर हो जाएगा? नहीं ना। अपने बेस्ट को स्ट्रेच करते रहना है। ठीक है, तभी काम चलेगा। टफ है, हलवा नहीं है। तो ये तुम दिमाग से निकाल दो कि 4 क्लासेस कर लेंगे, हाँ जी ये टेस्ट सीरीज 2-4 लगा लेंगे हो जाएगा, नहीं। क्योंकि पूरा फिर 1 साल लग जाता है आपको वो पूरी प्रोसेस में जाने में, अगले साल तक पहुंचने में। और वो फिर 1 साल आप फिर रिग्रेट करते हो कि काश मैंने 1-2 रिवीजन और कर ली होती, काश मैंने जो है 2-4 टेस्ट और लगा लिए होते, मैं दोस्त की पार्टी अटेंड नहीं करता। ये सब रियलिटी है। कुछ लोगों को जल्दी रियलाइज हो जाती हैं तो आपके लिए बेटर है, कुछ को बहुत लेट रियलाइज होती हैं जब आपका 1-2 बार प्रीलिम्स रुक जाता है। तो जल्दी समझें इस बात को, सीरियसनेस को समझें, और जितना पढ़ सकते हो पढ़िए। अभी टाइम भी नहीं है प्रीलिम्स में अभी तो। ठीक है, तो अभी कोई ऑप्शन बचा नहीं है आपके पास, टू बी ऑनेस्ट। चार्ट डालिए, पढ़ डालिए, पी जाइए सिलेबस को घोट के,
कंटेंट को। ठीक, तो इस तरह का सब्जेक्ट जो क्वेश्चन है तभी सोल्व कर पाओगे जब आपको सारे पेयर्स पता होंगे कि भाई ये पर्टिकुलर लैंड कहाँ है, वेटलैंड ये कहाँ है, ये कहाँ है, अदरवाइज तो क्वेश्चन सोल्व ही नहीं हो रहा है। तो ये थोड़ा आपने फोकस करना, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि जितनी भी वेटलैंड है उन पर रट्टा चढ़ाना शुरू कर दो। थोड़ा सा कॉमन सेंस तो चाहिए कि जो करंट अफेयर में रही हैं एटलीस्ट उनको तो बहुत अच्छे से करके जाएं, और 3-4 बार रिवीजन करोगे तो झक मार के याद हो जाती हैं। टेबल बनाइए प्रॉपर। अगर कोई ऐसा चीज है आपके पास जिसमें कोई स्टेट्स हैं, कोई ऐसा पर्टिकुलर फिनोमिना है, पर्टिकुलर इंसिडेंट है, कोई प्लेस है, इस तरह की चीजों की टेबल बनाइए। उस टेबल को पढ़िए 2-4 बार, अपने आप याद हो जाता है, झक मार के, टेंशन ही खत्म है। ठीक है, हाँ, लेकिन ये है कि यूपीएससी अगर चाहे कि आप क्वेश्चन सोल्व ना करो तो इतना टफ क्वेश्चन वो बनाएगा, कोई भी नहीं कर पाएगा। उस केस में तो टेंशन लेना ही नहीं। आपने इतनी पढ़ाई करी, इतना रिवीजन किया, अच्छा अच्छा सोर्स आपने पढ़ा है, टेस्ट सीरीज अगर आपने लगाई हैं, उसके बावजूद भी अगर कोई क्वेश्चन सोल्व नहीं भी हो रहा एग्जाम में बैठ के, तो फिर टेंशन नहीं लेनी है, क्योंकि फिर वो 99% बच्चे नहीं कर पा रहे होंगे अगर आपने ऑनेस्टली जो है तरीके को फॉलो किया है तो। ठीक, लेकिन अगर आपने रिवीजन सिर्फ किया ही नहीं है, एक बार पढ़ के छोड़ दिया, 2-4 टेस्ट सीरीज लगा के ऊपर ऊपर मन से हाँ मैं जो यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं जी हो नहीं, फिर तो नहीं होगा। ठीक, तो थोड़ा सा उस लेवल पे चल गए, क्योंकि यूपीएससी अभी चाहता है कि आप जो है उस लेवल तक जाएं, और तो यूपीएससी चाहता है हमें फॉलो करना पड़ेगा भाई, क्योंकि माई बाप तो वही है, राइट। इफ रेन फॉरेस्ट एंड द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट आर द लंग्स ऑफ द अर्थ, then surely wetland functions as a kidney. Which of the following function of the wetland best reflects the above statement? ये क्वेश्चन ज्योग्राफी के साथ मिक्स होके आया है, लग रहा है एनवायरमेंट इकोलॉजी का है, लेकिन ज्योग्राफी अगर नहीं अच्छे से समझे हैं तो ये भी शायद ना हो पाए। तो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, रेन फॉरेस्ट की क्या इंपॉर्टेंस है, किडनी की क्या इंपॉर्टेंस है, थोड़ा इसमें बायोलॉजी भी आपको देखने को मिलेगा। अगर आगे किडनी के फंक्शंस नहीं पता है तो फिर शायद मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि किडनी का बेसिक फंक्शन तो प्योरिफिकेशन ही होता है। तो ये बता रहा है आपको कि भाई जो वेटलैंड है वो हमारी किडनी की तरह काम करते हैं। ठीक है, फिर वो वेटलैंड के कॉन्टेक्स्ट में आपसे सवाल पूछ रहा है कि कर क्या रहा है वेटलैंड। ठीक है, आपके लिए तो वेटलैंड वाले चैप्टर में हम लोग सब कुछ पढ़ते ही हैं, वेटलैंड का रोल क्या है, कैसे फंक्शन करती है, वेटलैंड को थ्रेट क्या क्या है, वेटलैंड को प्रोटेक्ट करने के लिए हम लोगों ने कौन कौन से स्टेप लिए हुए हैं, ये सारी चीजें। तो बहुत सारे क्वेश्चंस ऐसे मिलेंगे आपको अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का आप एनालिसिस करोगे, जो बहुत कुछ तो ऐसे मिलेंगे जो एनसीईआरटी से सीधे सीधे सोल्व हो रहे हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो एनसीईआरटी से नहीं हो रहे हैं लेकिन क्लास से हो रहे हैं, कुछ ऐसे मिलेंगे जो क्लास और एनसीईआरटी से हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, लेकिन वो आप करंट अफेयर पढ़ रहे हो तो वहां से हो जा रहे हैं। तो ये जो सोर्सेज है ना वही है, जिसका रैंक 1 आ रहा है वो भी इन्हीं सोर्सेज को फॉलो कर रहा है। ठीक है, और जिसका 4-4 बार प्रीलिम्स क्लियर नहीं हो रहा वो भी लगभग यही सोर्स पढ़ रहा है, या फिर नहीं भी पढ़ रहा है, या उसकी अप्रोच गलत है, आप उसको समझ नहीं पा रहे हो, सीरियसनेस कम है। ठीक है, तो सीरियस तो रहना ही रहना है, साथ के साथ जो सोर्सेज आपको बताया इसको पर्टिकुलरली फॉलो करना है अच्छे से डिटेल में, और जो अगर आप क्लासेस करोगे अभी आगे उसको सीरियसली करना है। क्लास करते हुए कोई आपको लगे कि ये मुझे पर्टिकुलर डाउट है, ठीक है, तो डाउट सेशन में हम लोग उसको सोल्व कर देते हैं। ठीक है, तो अभी सेशन के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट क्लास से हम लोग प्रॉपर जो है वो सब्जेक्ट के जो टॉपिक्स है उसको लेके चलेंगे, इकोसिस्टम, इकोलॉजी, उसके कंपोनेंट क्या होते हैं वो सब समझने की कोशिश करेंगे, ठीक ठाक डिसेंट वे में करेंगे उसको हम लोग, और फिर हम लोग उस प्रोसेस को आगे बढ़ाएंगे। तो अभी क्लास के लिए इतना ही है, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।